Hello students, welcome to Dr. How. If you are interested in learning about medical conditions and health tips, then you are in the right place. In today's lecture, we will cover a disease called as Morgellon disease, that is also called as MG. So we will cover about the definition of Morgellon disease, what is the etiology, causes, pathophysiology, what are the sign and symptom of the disease, and we will also cover the risk factors and diagnostic test, and we will also discuss about the treatment and complications of the disease. Now let's move toward our first slide, that is what is Morgellon disease. So the word Morgellon, the name Morgellon is derived from a disease recognized in the 17th century in French children by Sir Thomas Browne. These children were noted to have coarse hair protruding from their back. So basically students, the word Morgellon, this is the informal name, okay? So Morgellon असल में disease का नाम नहीं है. This is the informal name that is given by a lady in 2002. उसका नाम था मैरी लीटाओ. ये एक मदर थी जिन्होंने आफ्टर गेटिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम सेवरल डॉक्टर्स, मतलब कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने जब उनको रिजेक्ट कर दिया उनके बच्चे को कि आपके बच्चे को कोई भी डिजीज़ नहीं है, एट दैट टाइम उस मदर ने ये किया कि वो एक जॉन हॉपकिंस के डॉक्टर थे, वो अपने एसेस, अपने आर्टिकल्स में, मेडिकल आर्टिकल्स में इस डिजीज़ का नाम दिया था, दैट इज़ मॉर्गेलॉन डिजीज़. एट दैट टाइम व्हेन शी एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने एक रिसर्च का ग्रुप बनाया था इस डिजीज़ के, तो एट दैट टाइम उन्होंने उस आर्टिकल से इस डिजीज़ का नाम लिया, दैट इज़ मॉर्गेलॉन डिजीज़. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द इनफॉर्मल नेम ऑफ द डिजीज़. और ये बेसिकली ये डिजीज़ जो है वो डिस्कवर हुई थी 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच बच्चे के अंदर बाय सर थॉमस ब्राउन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया. और ये जो चिल्ड्रंस थे उनमें बेसिकली हो ये रहा था कि एक कोर्स हेयर्स जो हैं प्रोट्यूड हो रहे होते थे उनके बैक्स के ऊपर. तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट this is all about the disease history. Now, the original name of the disease is delusional parasitosis. Okay, delusional parasitosis is the correct name of the disease, but nowadays अब इस disease को जो है वो लोग Morgellon disease के नाम से भी पहचानते हैं. Now we will move toward the next slide, that is the definition of Morgellon disease. So Morgellon disease, that is also called as delusional parasitosis, is a controversial and poorly understood condition characterized by the presence of skin lesions and the sensation of crawling, biting or stinging on or under the skin. मतलब ये कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका नाम असल में डिलूजनल पैरासिटोसिस है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिलूजनल? अ डिलूजनल सो डिलूजनल पर्सन्स वो होते हैं जो बिलीव कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ों पे जो कि पॉसिबली ट्रू नहीं होती हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिलूजनल. ओके, now if we see the word parasitosis, then the word parasitosis come from like parasites. So ये एक बेसिकली कंट्रोवर्शियल एंड पुअरली अंडरस्टूड कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज करते हैं कि स्किन लीजन्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और वो स्किन लीजन जो है, जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है उसकी ऐसी सेंसेशन आ रही होती है कि क्राउलिंग, कोई पैरासाइट जो है वो क्रॉल कर रहा है, बाइट कर रहा है, स्टिंग कर रहा है उसकी स्किन के ऊपर. तो इस तरह की जो है वो कंडीशंस जो है वो पेशेंट फील करता है. Now, moving toward the next point, that is patient often report finding fibers or filament within the skin lesion. तो patient अक्सर ये भी जो है वो रिपोर्ट करता है कि उनकी जो स्किन के ऊपर फाइबर्स
जो लेजन्स होते हैं उनके अंदर से फाइबर्स प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, जो कि उनको इरिटेशन कॉज कर रहे होते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज also of a definition. Look, the patient often report finding of fibers. ये जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि उसकी स्किन के ऊपर, जैसे मैंने एक इमेज बच्चों आप लोगों के लिए लगाई स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि पेशेंट ये रिपोर्ट कर रहा होता है कि जो स्किन लेजन्स उसके ऊपर बन रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, उसके अंदर से कुछ फाइबर्स प्रोट्रूड कर रहे होते हैं जो कि स्किन लेजन से निकल रहे होते हैं. So the filaments can be white, black और brightly colored. मतलब कि फिलामेंट जो होते हैं वो brightly colored होते हैं, white भी हो सकते हैं, black भी हो सकते हैं और blue भी हो सकते हैं. Furthermore, MG patient exhibit variety of manifestation that resemble the symptom of Lyme disease, such as fatigue, joint pain and neuropathy. जो फिलामेंट्स होते हैं वो वाइट, ब्लैक और ब्राइटली कलर्ड भी हो सकते हैं, और जो पेशेंट्स होते हैं एमडी डिजीज के, मतलब कि मॉर्गेलॉन डिजीज के, उनके अंदर ज़्यादातर सिम्टम जो रिजेंबल कर रहे होते हैं वो लाइम डिजीज के रिजेंबल कर रहे होते हैं, जैसे कि फटीग हो रही होती है, जॉइंट पेन हो रहे होते हैं एंड न्यूरोपैथी हो रही होती है. तो अगर स्टूडेंट इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ लाइम डिजीज़, सो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं इसका लिंक बिल्कुल जस्ट अबव राइट साइड पे दे दूंगी. अगर आपको लाइम डिजीज़ की डिटेल वीडियो देखनी है, इसकी डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, व्हाट आर द कॉजेस, सो आप इजीली इस डिजीज़ को चेक कर सकते हैं. इसमें इजीली ईच एंड एवरीथिंग को मैंने समझाया हुआ है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड that is the distinguishing features of MD is the appearance of skin lesions with filaments that lie under are embedded in or project from skin. अब ये एक बहुत अच्छी एक पिक्चर डिपिक्ट करी है कि ये बेसिकली क्या है, मैं अब आपको दिखाती हूँ. ये एक फिलामेंट है, सही है. ये फिलामेंट स्किन लेजन, वाइट फिलामेंट स्किन के ऊपर लेजन है जहाँ से निकल रहा होता है. असल में होता ये है इस डिजीज में कि जो पेशेंट होता है वो अपनी स्किन पे इतनी, क्योंकि उसको सेंसेशन, क्रॉलिंग, बाइटिंग सेंसेशन ऑफ द पैरासाइट आ रही होती है, तो अपनी स्किन को इतना रैशेस, इतना उसके ऊपर स्क्रैच करता है कि उसके ऊपर स्किन लेजन बन जाता है. अब वो ये देखा गया कि उन स्किन लेजन्स के ऊपर से वाइट फिलामेंट जो है वो वाइट और ब्राइटली कलर्ड फिलामेंट्स जो है वो निकल रहे होते हैं, प्रोट्रूड कर रहे होते हैं. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिजीज का. नाउ we will move toward the next slide, that is etiology, causes. The exact cause of Morgellon disease is unknown. क्योंकि ये एक रेयर डिजीज है मॉर्गेलॉन डिजीज, तो इसका एग्जैक्ट कॉज अब तक नहीं पता लगा सके हैं, मगर ये हाईली डिपेटेड है. एंड सम प्रपोज, कुछ जो कॉजेज इसके पता लगाए गए हैं, मगर अभी स्टिल अननोन है कि किस वजह से हो रहा है. तो कुछ कॉजेज ये हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट सच एज बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बोरेलाई, फंगाई एंड पैरासाइट्स जो है वो इस डिजीज को कॉज कर रहे हैं. तो ये माना गया है कि कुछ इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज जैसे कि बोरेलाई हो गया और हमारे पास फंगाई हो गई और कुछ पैरासाइट इसको कॉज कर रहे हैं. तो ये कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता है. द अदर कॉज इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंक्लूडिंग के एक्सपोजर हो गया किसी केमिकल से या तो फिर किसी फाइबर से, तो ये डिजीज हो सकती है. The next cause is psychiatric conditions including delusional parasitosis, immune system dysfunction and autoimmune disorder. Now the third cause and the fourth cause is कि कुछ लोग ये भी कुछ साइंटिस्ट ये भी इसको मानते हैं कि ये साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से हो रही है, जिसको डिलूजनल पैरासिटोसिस भी कहते हैं. इसीलिए इसका असल नाम कुछ साइंटिस्ट ने डिलूजनल पैरासिटोसिस भी रखा हुआ है. इसको ये भी बोलते हैं कि यार ये तो नहीं, सॉरी रिफ्रेश करो. कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि किसी इम्यून डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है या किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ये कंडीशन पेशेंट के अंदर आ रही होती है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट slide, that is pathophysiology. The pathophysiology of Morgellon disease is not well understood. Hypotheses include
कि infectious etiologies causing skin manifestation and sensation. तो पैथोफिजियोलॉजी अब तक इसकी कुछ वेल अंडरस्टूड नहीं है, मगर एक हाइपोथेसिस, रफ सा हाइपोथेसिस दे दिया गया है कि ये जो इन्फेक्शियस एटियोलॉजी जैसे बोरलाई बैक्टीरिया, फंगाई, ये हमने देखी थी, ये इन्फेक्शियस एटियोलॉजीज जो होती हैं ये स्किन के अंदर सेंसेशन कॉज कर रही होती हैं. द नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी दैट द साइंटिस्ट हैव गिवन द हाइपोथेसिस अबाउट इज एब्नॉर्मल स्किन रिस्पॉन्स टू environmental और infectious agent. अब या एनवायरमेंटल के या तो फिर इन्फेक्शियस एजेंट जो एनवायरनमेंट में थे तो उसकी वजह से एबनॉर्मल रिस्पॉन्स जो है वो स्किन के ऊपर आ रहा है. द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोपैथिक इचिंग और न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर. कुछ साइंटिस्ट का बिलीव है कि ये किसी न्यूरोपैथिक, किसी न्यूरो के मसले की वजह से इसमें एचिंग हो रही है, या न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्किन लेशन है, कि पेशेंट को कोई न्यूरो का मसला है जिसकी वजह से वो अपनी स्किन के ऊपर रैशेस कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसको ये डिजीज है. तो ये भी एक पैथोफिजियोलॉजी का हाइपोथेसिस हो सकता है. A primary psychiatric disorder such as delusional infestation leading to the perception of fibers and sensation. या तो फिर किसी psychiatric disorder जैसे delusional infestation हुई भी है जिसकी वजह से पेशेंट असल में कोई फाइबर उसकी स्किन के ऊपर है नहीं, मगर वो परसीव कर रहा है कि यार हाँ मेरी स्किन के ऊपर कोई फाइबर है और मुझे सेंसेशन, बाइटिंग, क्रॉलिंग फील हो रही है. So this is all about the pathophysiology. Now we will move toward the next slide, that is sign and symptom of Morgellon disease. Skin lesions हो जाते हैं, rashes, sores और open wounds often slow to heal. मतलब ये कि जो Morgellon disease होती है उसके अंदर पेशेंट की स्किन के ऊपर लीजन हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, और जो वूंड ओपन होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते, वो स्लोली हील होते हैं. फिलामेंट्स और फाइबर रिपोर्टेड, लाइक फिलामेंट्स और फाइबर्स की बात करें तो रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स और थ्रेड लाइक मटेरियल इन और स्किन लेशन. मतलब ये कि जो पेशेंट की स्किन होती है उसके ऊपर फाइबर्स और थ्रेड्स जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं उसकी स्किन लेशंस के ऊपर. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है वो फाइबर्स पेशेंट की स्किन के ऊपर प्रेजेंट है. सेंसेशन की अगर बात करें तो उसको क्राउलिंग, बाइटिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन होती है ऑन द स्किन और अंडर द स्किन. मतलब ये कि उसको स्किन के ऊपर क्राउलिंग, बाइटिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन हो रही होती है, ऐसे लग रहा होता है कि कोई चीज़ उसको काट रही है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी स्किन के ऊपर भी हो रही होती हैं या तो फिर स्किन के अंदर भी हो रही होती हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरासाइट की इमेज अटैच कर दी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो. अच्छा, अगर फटीग की देखें तो उसको क्रोनिक टायर्डनेस हो रही होती है और लैक ऑफ एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फील हो रही होती है. कॉग्निटिव इश्यूज आ रहे होते हैं कि वो डिफ़िकल्टी होती है उसको कंसंट्रेट करने में, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और उसको कंफ्यूजन हो रही होती है. जॉइंट एंड मसल पेन, लाइक जनरलाइज पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है उसके जॉइंट्स के अंदर और उसके मसल्स के अंदर. Now, these are the signs and symptoms that are related to Morgellon disease. Now we will move toward the next slide, that is risk factors of Morgellon disease. History of Lyme disease. Some patients report a history of Lyme disease or similar symptom. अक्सर रिस्क फैक्टर्स में ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स के अंदर लाइम डिजीज होगी उन पेशेंट्स के अंदर ही ये सिम्टम जो है वो फील किए जा रहे होते हैं मॉर्गेलॉन डिजीज के. तो लाइम डिजीज इज द रिस्क फैक्टर for Morgellon disease. If you want to learn more about the Lyme disease, then I am linking here. You can check out the whole video. It's the detailed video related to the Lyme disease, like definition, causes, sign and symptoms. You can go check it out. I will also give the link in the description. The next risk factor is psychiatric conditions, like high prevalence among individuals with
साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. अब सेकंड, फर्स्ट तो लाइम डिजीज था रिस्क फैक्टर. द सेकंड रिस्क फैक्टर इज कि जिन लोगों के अंदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि दिमाग के मसले होते हैं, उनके अंदर हाई प्रेवलेंस होती है कि उन इंडिविजुअल्स को ये डिजीज हो सकती है. The next risk factor is environmental exposure, suspected links or environmental factors or occupational hazards. उनके अंदर ये डिजीज जो है वो हो सकती है. The next risk factor is genetic predisposition, potential genetic factors predisposing individual to genetic conditions. Like अगर किसी के अंदर कोई genetic predisposition है, already उसके parents के अंदर ये disease discover हुई थी, तो उनके अंदर भी ये disease अपने parents से offspring के अंदर आ सकती है. So these are the risk factor. The one is Lyme disease की presence, तो आपके अंदर high chances हैं कि आपको Morgellon disease होगी. अगर psychiatric conditions हैं, then आपको ये disease हो सकती है. अगर environmental exposure है किसी भी chemical से या hazard से, तब भी chances है कि ये disease हो सकती है. And if you have a genetic predisposition, then you can also have the Morgellon disease. Now we will move toward the next slide. That is of diagnostic test. Diagnosing Morgellon disease is challenging due to its controversial nature and common approaches include. So, अब Morgellon disease को डायग्नोज करना डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी एक कंट्रोवर्शियल नेचर है और इसकी कुछ कॉमन अप्रोचेज जो डॉक्टर लेते हैं वो ये है कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन, उसकी थोरो एग्जामिनेशन की जाती है स्किन लेजन्स की और उसके सिम्टम्स की, एंड फाइबर एनालिसिस की जाती है, लाइक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर रिपोर्टेड इन बाय द पेशेंट. And the next thing that the doctor do for the diagnostic test is that psychiatric assessment कर सकते हैं, like evaluation for underlying psychiatric condition, कि अगर patient को कोई psychiatric condition तो नहीं है तो उसके लिए psychiatric assessment भी की जाती है. इसी वजह से इसको delusional parasitosis कहते हैं कि वो delusional हो जाता है कि उसकी स्किन के ऊपर फाइबर्स हैं, असल में होते नहीं हैं. एक कंडीशन ये होती है कि वो उसकी स्किन में फाइबर होते नहीं है, मगर ड्यू टू इट्स साइकेट्रिक कंडीशन delusional parasitosis, उसको लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर फाइबर्स हैं, वो उसको स्क्रैच करने लग जाता है. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशन की जाती है, फाइबर एनालिसिस, अगर फाइबर प्रेजेंट है तो उसकी एनालिसिस की जाएगी माइक्रोस्कोप में, और अगर फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी साइकेट्रिक असेसमेंट की जाएगी. एंड द अदर टेस्ट द डॉक्टर कैन परफॉर्म इज लाइक इन्फेक्शियस डिजीज टेस्टिंग. अगर उसको कोई लाइम डिजीज के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग भी की जा सकती है. एंड अदर लेबोरेटरी टेस्ट दैट वी कैन डू इज स्किन बायोप्सीज कराते हैं, जहाँ पर स्किन लेजन है उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि रूल आउट कर सकें कि कोई अदर डिजीज कंडीशन तो नहीं है दैट इज एसोसिएटेड विद द पेशेंट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज ऑफ ट्रीटमेंट. नाउ वी विल discuss about the treatment. Like treatment strategies vary widely and may include antibiotics. If an infectious cause is suspected, such as Lyme disease, then we are going to treat the patient with the antibiotics. Okay, सेम रेजिमेंट फॉलो होगा जो कि लाइम डिजीज के लिए यूज होता है, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी. And the other treatment option is psychiatric medications, कि पेशेंट को एंटी साइकोटिक मेडिसिन और एंटी डिप्रेसेंट दी जाएंगी जो कि डिलूजनल पैरासिटोसिस. पेशेंट को साइकेट्रिक मेडिसिन दी जाएंगी लाइक एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट फॉर दोज डायग्नोज्ड विद डिलूजनल पैरासिटोसिस और अदर साइकेट्रिक कंडीशन. मतलब कि पेशेंट को एंटी साइकोटिक्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, क्योंकि उसको डिलूजनल पैरासिटोसिस है जिसको मॉर्गेलॉन डिजीज भी कहते हैं, ताकि उसके सिम्टम्स जो है वो ट्रीट हो सके. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो एक और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है पेशेंट को, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CBT, टू एड्रेस अंडरलाइंग साइकेट्रिक इश्यूज. जैसे कि पेशेंट के साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है तो उसके लिए कुछ सेशन रखे जाते हैं साइकेट्रिक, उसकी बिहेवियरल ट्रीटमेंट की जाती है कि आइदर उसको ये डिजीज़ है नहीं, वो डिलूजनल हो रहा है, इसके बारे में उसको कोई भी फाइबर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए उसकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CBT. द अदर ट्रीटमेंट दैट कैन
be given to the patient is टॉपिकल ट्रीटमेंट. अगर उसको स्किन लेजन है तो उसको एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दी जाते हैं उसकी स्किन की लेजन्स के ट्रीटमेंट के लिए. And the other treatment is general supportive care like pain management and wound care and addressing fatigue and cognitive issue. तो उसको जनरल सपोर्टिव केयर दी जाती है कि अगर उसको पेन हो रही है तो उसके लिए उसको पेन किलर दी जाती हैं, एंड उसके वूंड केयर के लिए उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट दी जाती हैं, उसकी फटीग के लिए उसको रेस्ट का एडवाइस की जाती है, और उसके कॉग्निटिव इश्यूज के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है. नाउ these are all the treatments that are given to the patient that is suffering from Morgellons disease. Now we will move toward the next slide, that is complications. So if Morgellons disease को हम ट्रीट ना करें तो इसकी वजह से कौन कौन सी अदर चीज़ें जो कंडीशंस हो सकती हैं पेशेंट्स को, तो ये होता है कि उसकी क्रोनिक स्किन डैमेज हो जाती है फ्रॉम परसिस्टेंट स्क्रैचिंग एंड पिकिंग एट लेजन. मतलब कि अगर मॉर्गेलॉन डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो उसको क्रोनिक स्किन डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्क्रैच कर रहा है अपनी स्किन को और पिक कर रहा है लेजन्स को. द अदर थिंग इज दैट उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं ड्यू टू ओपन वूंड्स, क्योंकि वो स्क्रैच कर रहा है और स्किन की इंटीग्रिटी खराब हो रही है तो उसके वूंड ओपन हो रहे हैं और स्किन की इंटीग्रिटी खराब हो रही है. The other thing is psychological impact. उसको एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन होगी अपने क्रोनिक सिम्टम की वजह से. And the other complication is reduced quality of life like ongoing discomfort होगा, उसको functional impairment होगा, उसको ये feel होगा कि क्योंकि psychological symptom से भी गुजर रहा है तो उसको लगेगा यार मेरी स्किन के ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें हैं, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगेगा. तो उसको एंटी डिप्रेसिव ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देते हैं, मगर अगर अब उसको नहीं दी जा रही हैं, उसकी सिम्टम एंड साइन एंड सिम्टम्स को इग्नोर किया जा रहा है तो वो इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्गेलॉन डिजीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द मॉर्गेलॉन डिजीज तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं अपने ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देती हूँ. और अगर आपको कोई और वीडियो या कोई और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मेडिकल रिलेटेड कंटेंट. ये सब चीज़ें मुझे अप्रिशिएट करती हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रोज़ ब रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आऊँ और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ. ओके, बाय.